राम राम सा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर શું आप सभी रो स्वागत है मारी कक्षा यूट्यूब चैनल माते। और आज अपना शुरू कराला पीवाईक्यू सीरीज रो अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। और 2026 रे ब्लूप्रिंट रे आधार मत इन साल इन पार्ट टोटल 5 नंबर सवाल आवेला। 2 सवाल आवेला एमसीक्यू मतलब अबे सदे, 1 सवाल आवेला रिक्त स्थान और 2 सवाल आवेला अति लघुतरात्मक प्रश्न रा। इन पाठ हूँ इस बार न तो लघुतरात्मक प्रश्न आवेला, न ही दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आवेला और न ही निबंधात्मक प्रश्न आवेला। तो अपन है जो ज्यादा भरोड़ा सवाल याद रखने की जरूरत को नहीं है, अपन ने केवल और केवल छोटिया सवाल इन पाठ में मैंने याद करना है। तो बिना टाइम खोटी करिया शुरू करा पहलो सवाल। हाँ तो शुरुआत करा बहुविकल्पीय प्रश्नों। और पहलो प्रश्न है खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति के पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं। तो इनो उत्तर है जावेला दक्षिण पंथ। आप लारले पाठ रे मैंने 2 विचारधारा बारे में चर्चा करी थी। पहली विचारधारा है वाम पंथ और दूसरी विचारधारा है दक्षिण पंथ। तो दक्षिणपंथी विचारधारा है जिको क्या करे कि जिको बाजार है वो सरकार रे नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए। अब देखो दक्षिण पंथ विचारधारा बारे में, तो सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह निजी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का समर्थन करती है। यानी जिकी दक्षिण पंथी विचारधारा है आ क्या करे कि जिको बाजार है इन महीने निजी क्षेत्र ने ज्यादा ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए और मुक्त व्यापार ने ज्यादा ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। और बाद में आके देखो वामपंथ विचारधारा बारे में, तो आ विचारधारा है जिको गरीब और पिछड़े लोगों रे कल्याण रे वास्ते सरकारी नीतियां बनाने रो समर्थन करिया करे। यानी इनो मानना है कि बाजार में है जिको राज्य सरकार नियंत्रण रहना चाहिए और सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि बा ज्यादा ज्यादा पिछड़े वर्ग और गरीबा रे वास्ते नीतियां बनावे। और भारत जिन टाइम 1947 में आज़ाद हो तो विकास इन दोनों मॉडल में है जिको बहुत ही ज़्यादा बहस ही थी। यानी दक्षिणपंथी विचारधारा रे आधार मत विकास करना चाहिए या वामपंथी विचारधारा रे आधार मत विकास करना चाहिए। तो आगे बढ़ा अगले सवाल मत। अगलो प्रश्न है निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कौन तैयार करी थी। तो इन उत्तर है जावेला के एन राज। तो के एन राज हा एक युवा अर्थशास्त्री, जिन प्रकार आप युवा हा उन प्रकार आप के एन राज भी युवा हा। और वह तर्क दिए तो कि भारत ने आजादी रे पहले 2 दशक महीने मतलब 20 साल महीने है जिको धीमी चालू विकास करना चाहिए। यदि तेज चालू विकास करियो तो अर्थव्यवस्था ने नुकसान हो सके। तो केंद्र राज है जिको पहली पंचवर्षीय योजना इन्हीं धारणा ने दिमाग में रखकर तैयार करी थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करने में सब महत्वपूर्ण भूमिका ही केंद्र राज और एक हा युवा अर्थशास्त्री। अब उन बाद में आप देखा जेसी कुमारप्पा बारे में, तो जेसी कुमारप्पा हा गांधीवादी अर्थशास्त्री और एनो मानना हो कि अपने ज्यादा ज्यादा ग्रामीण औद्योगिकरण माते जोर देना चाहिए। यानी गांव में ज्यादा ज्यादा उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। तो बड़ा अगले प्रश्न माते। अगलो प्रश्न है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए। तो इन उत्तर है जावेला वर्गीज कुरियन। तो एक व्यक्ति है गुजरात में जिनो नाम हो वर्गीज कुरियन और एन आप जानिया करा मिल्क मैन ऑफ इंडिया रे नाम हो। और यह है जिको श्वेत क्रांति रा जनक मानिया जाया करे। यानी भारत में जो श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो इन शुरुआत करने रो श्रेय है जिको वर्गीज कुरियन ने जाया करे। तो इन वास्ते ध्यान किया करे मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब श्वेत क्रांति में कही हो कि श्वेत क्रांति में भारत में है जिको दूध उत्पादन माते जोर दिए तो यानी ज्यादा ज्यादा पशुपालन करना और ज्यादा ज्यादा दूध उत्पादन करना। तो इन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अमूल ब्रांड का संचालन करता है। यानी वर्तमान समय में दूध आया करे थैली अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ तो ओ जिको अमूल दूध रही है कि इन ब्रांड रो संचालन है जिको आ संस्था करिया करे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। यानी श्वेत क्रांति बाद में दुनिया में सब ज्यादा कोई दूध उत्पादन करने वाला देश है तो वो है भारत। बड़ा अगले प्रश्न माते हैं। अगलो प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। यानी लारे आप पढ़िए तो पहली पंचवर्षीय योजना रा योजनाकार कौन है। और अब सवाल आएगो
दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इन उत्तर जवेला पीसी महालनोबिस। अब इनो मतलब यूं नहीं है कि भारत में जित की पंचवर्षीय योजना है बहन योजनाकार नाम आपने याद रखना है। अपन जिको पाठ है इनमें केवल और केवल दो पंचवर्षीय योजना 12 महीने की बात करी है, तो अपन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना रे योजनाकार नाम ही याद रखना है, बाकी सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहली रमहीने था KN राज और दूसरी रमहीने था पीसी महालनोबिस, तो ध्यान रख लीजिए। अब पीसी महालनोबिस है जो भारत महीने भारतीय सांख्यिकी संस्थान री स्थापना करिया करे, इंडियन स्टेटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। और दूसरी योजना 12 महीने देख लो, तो दूसरी योजना की शुरुआत किया करे 1956 लेन 1961 तक याद रख लीजिए। सवालियों भी पूछ सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो इनो कार्यकाल हो जाए 1956 1961, और जी की पहली पंचवर्षीय योजना ही इनो कार्यकाल हो 1951 लेन 1956 तक, तो याद रख जो हाथे रहते। तो दूसरी योजना का मॉडल इन्हीं के विचारों पर आधारित था, यानी पीसी महालनोबिस रे विचारा माथी जे को दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयारी। और ए हाजी को तीव्र औद्योगिकरण रा समर्थक था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य की शुरुआत 20 साल तक अपन धीमी गति में विकास करना है, लेकिन पीसी महालनोबिस की यार कह रहा है कि अपन तेज गतियों औद्योगिकरण में जोर दे, औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र सक्रिय भूमिका माते जोर देवनो है। तो इन वास्ते दूसरी पंचवर्षीय योजना मैंने भारी उद्योग हमारे माते बहुत ही ज्यादा जोर दिए है, तो भारतीय सरकार उन टाइम री। तो बड़ा अगले प्रश्न माते। अगलो प्रश्न है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई? बढ़िया ढंगरो सवाल है, तो ध्यान याद रख जो इन्हें। तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना ही थी 1950 महीने। तो योजना आयोग की स्थापना या करे मार्च 1950 महीने, और भारत सरकार है जो इन्हें वास्ते एक प्रस्ताव लाया करे, और इन आ संस्था है जो सलाहकारी संस्था ही, यानी योजना आयोग रो काम हो कि सरकार ने सलाह देवनी। अब सरकार उन सलाह ने माने या नहीं माने वो सरकार रे माते निर्भर करे। लेकिन जो योजना आयोग होके इन्हें 1 जनवरी 2015 रा खत्म कर और इन जाके एक नयो आयोग बनाया करे जिनो नाम रखे नीति आयोग, और इनो गठन करिया करे। और जिको सवाल है तो सवाल घुमा फिरा नहीं भी आ सके कि योजना आयोग रो अध्यक्ष कौन या करे, और सवाल यूं भी आ सके नीति आयोग रो अध्यक्ष कौन या करे। तो आपने ध्यान रखना है योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, एनो अध्यक्ष या करे भारत रो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखने वास्ते चीज आई योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। बढ़ा अगले सवाल माते। अगलो प्रश्न है भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो भारत ने शुरुआती दौर में जिकी विकास नीति ही उनमें उदारीकरण शामिल नहीं हो। तो देखो उदारीकरण रे 12 महीने। तो आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, यानी अपन उद्योगों की रक्षा करनी, ताकि देशी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। यानी शुरुआत में भारतीय सरकार को मानना हो कि यदि अपन विदेशी कंपनियां ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, तो उन स्थिति में भारत में जिका व्यापारी है कि बेनो कंपटीशन नहीं कर पावेला, और भारत रो सामान तो बिकेला कौन, और केवल विदेशी कंपनियां सामान बेचेला। तो इन वास्ते शुरुआत में है जो भारत में उदारीकरण रो विचार शामिल नहीं हो, शुरुआत में है जो संरक्षणवाद रो विचार शामिल हो। तो सवाल यूं भी पूछ सके भारत ने शुरुआती दौर में विकास की कौन सी नीति अपनाई? तो भारत ने शुरुआती दौर में विकास की संरक्षणवादी नीति अपनाई। अब आगे देखो उदारीकरण की शुरुआत किन टाइम या करे? तो उदारीकरण की नीति बहुत बाद में 1991 में अपनाया करे, और शुरुआती दौर में नियोजन सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता आज को प्रमुख लक्ष्य है। यानी योजना रे आधार मत विकास करनो, सहकारी खेती यानी सब जना हाथ मिलन खेती करनी, और खुद रे माते निर्भर रहनो, यानी दूसरा देश माते निर्भर नहीं रहनो, इन माते सब ज्यादा जोर दियो। तो अगलो सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इन बारे में मैं लार चर्चा करी थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो आ चली थी 1951 लेन 1956 तक, और इन योजना रो मुख्य फोकस बिंदु हो जो कृषि मातो, यानी सरकार रो मानना हो कि भारत में ज्यादा से ज्यादा आप कृषि आधारित उद्योगों ने बढ़ावा दो और ज्यादा से ज्यादा खेती करो। और इन दौरान ही जो भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध बनाया जाता, यानी बांध बनी जाने पानी इकट्ठो हो और उन पानी कहीं वेला कृषि। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना रो कार्यकाल याद रख लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना रो कार्यकाल हो 1956 ले 1961 तक।
बढ़ा अगले प्रश्न माते। अगलो प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो आप लाल सवाल रा मैंने चर्चा करी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुई और इनो कार्यकाल हो 1956 लेन 1961 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में आप कृषि माते जोर दिए तो, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप जोर दिए तो भारी उद्योग माते। पहली पंचवर्षीय योजना में की तो धीमी गति में विकास करना है और अपन है जी को खेती में जोर देना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिश की है तो अपन तेज गति में विकास करना है और भारी उद्योग माते जोर देना है। चलो अगले सवाल माते। अगलो सवाल है 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है। तो इन क्या करा आपा बॉम्बे प्लान। तो 1944 में भारत रा जीते के उद्योगपति आके ए है जो किन प्रकार आजादी बाद में भारत ने आगे अर्थव्यवस्था ने काम करना चाहिए, किन प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था ने आगे बढ़ाना चाहिए, इन संबंध में एक प्रस्ताव लाया था। और इन प्रस्ताव ने आप जानिया करा बॉम्बे प्लान रे नाम हो। तो आप ध्यान रख जो बॉम्बे प्लान किन कहवे जिक्र 12 महीने। तो आमतौर पर उद्योगपति सरकारी नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, लेकिन बॉम्बे प्लान में भारत के बड़े उद्योगपति जैसे जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला ने खुद मांग की कि सरकारी औद्योगिक विकास और निवेश में सरकार है वो औद्योगिक विकास और निवेश में मुख्य भूमिका निभाए। यह भारत में नियोजन के प्रति सहमति को दर्शाता है। यानी भारत रा उद्योगपति भी चाहता कि शुरुआत में भारत जिको विकास करे इनमें सरकारी भूमिका होनी चाहिए। केवल और केवल उद्योगपतियों भरोसे है जिको सरकार ने अर्थव्यवस्था नहीं छोड़नी चाहिए। बढ़ा अगले प्रश्न माते हैं। अगलो प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं। तो इना लेखक हा जेसी कुमारप्पा। इन बारे में आप लार चर्चा करिए थी। जेसी कुमारप्पा हा जो को एक गांधीवादी अर्थशास्त्री हा और ए भारी औद्योगिकरण रे बजाय ग्रामीण औद्योगिकरण और स्थानीय संसाधन उपयोग माते जोर देता। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप बात करिए थी कि भारी उद्योग माते सरकार है जो जोर दियो तो, लेकिन जेसी कुमारप्पा रो मानना हो कि सरकार ने है जो ग्रामीण औद्योगिकरण माते जोर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उद्योग की स्थापना गांव में करनी चाहिए। इनकी किताब इकोनॉमी ऑफ परमानेंस सतत विकास की बात करती है। यानी आज की किताब लिखी है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। तो इनमें बात करिया करे किन प्रकार आप सतत विकास कर सका जिको कोई भी प्रकार पर्यावरण नुकसान नहीं करिया करे। उन बाद में है अगलो प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। योजना आयोग की स्थापना खाली जगह में हुई। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 रे महीने मार्च 1950। और इना जिका पदेन अध्यक्ष या करे हमेशा प्रधानमंत्री। और इना पहला अध्यक्ष हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब एग्जाम में सवाल पूछना लो कि पूछेला योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप उत्तर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन बाद में आगे देखो 1 जनवरी 2015 रे बाद महीने योजना आयोग ने तो खत्म कर दियो और इन जाके स्थापना करी है नीति आयोग री। हाँ तो सवाल पूछ सके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इन उत्तर हवेला जवाहरलाल नेहरू। और 1 जनवरी 2015 योजना आयोग ने खत्म कर और इन जाके बनायो नीति आयोग। और इना भी अध्यक्ष या करे प्रधानमंत्री। याद रख जो कंफ्यूज नहीं होना है। और नीति आयोग रा प्रथम अध्यक्ष पूछ ले उन टाइम अपन उत्तर होना चाहिए मोदी जी। यदि सवाल पूछ जन थोड़ा घुमा फिरा नहीं भी पूछ सके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष हो जावेला नरेंद्र मोदी जी और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जावेला पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो अगलो प्रश्न। अगलो प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला सवाल बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं या बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी। एक सवाल आयो 2022 महीने और एक सवाल आयो 2024 महीने। तो 1944 में भारत के उद्योगपतियों का एक समूह मुंबई में एकजुट हुआ और उन्होंने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसकी मूल अवधारणा यह थी कि सरकार को औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहिए, न कि सब कुछ बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो बॉम्बे प्लान रो मतलब 1944 में भारत उद्योगपति है जो भारत आजाद यार बाद में अर्थव्यवस्था किन प्रकार चलावना है इन वास्ते एक प्रस्ताव तैयार करिया करे इन्हें जापा किया करा बॉम्बे प्लान। और इन्हें मूल अवधारणा ही कि सरकार ने औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में केवल और केवल उद्योगपति और मात्र नहीं छोड़ना है, सरकार ने खुद ने भी है जिको कदम उठाना है।
तो आएगी इन्हीं मूल अवधारणा और बॉम्बे प्लान। बड़ा अगले प्रश्न माते। अगलो प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू करी थी और इनो कार्यकाल हो 1951 ले 1956 तक। संसद में इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना है जिको इन सबों पहला संसद में रखने का काम करिए तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। इसका लक्ष्य देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। यानी पंचवर्षीय योजना बनाने उद्देश्य कहीं हो जिन टाइम अंग्रेज भारत ने छोड़ गया उन टाइम भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब ही, बहुत ही ज्यादा भारत में गरीब आ। तो किन प्रकार भारत ने गरीबी बाहर निकालना है तो वो मुख्य उद्देश्य हो प्रथम पंचवर्षीय योजना रो। और इन वास्ते सरकार है जिको कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कोई ना कोई सुधार करिए था और कृषि क्षेत्र ने बढ़ावा दिया था। उन बाद में अगलो प्रश्न देखो, भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से लिया? तो भारत है जिको पंचवर्षीय योजना और विकल्प लिया करे सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ ने 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और बहुत ही कम समय में भारी औद्योगिक विकास हासिल कर लिया था और जिससे भारतीय नेता प्रभावित थे। यानी यूएसएसआर महीने 1928 रे बाद महीने जिको जितनी कितनी अर्थव्यवस्था नियोजन हो तो वो पंचवर्षीय योजना आधार माते जेव तो। और इन वजह है जिको यूएसएसआर ने बहुत ही ज्यादा फायदो यो बुट है जिको बहुत ही ज्यादा उद्योग स्थापना की और इनो प्रभावित था भारत नेता। तो भारत नेता की हो कि यदि आ योजना रूस महीने सफल हो सके, रूस सॉरी सोवियत संघ महीने सफल हो सके तो इन योजना अपने भारत में नहीं लगानी चाहिए और भारत में भी इन्हें अपने सफल बनाने रो प्रयास करना चाहिए। अगलो प्रश्न है आजादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे? तो इन बारे में आप चर्चा करी थी कि आजादी उन टाइम भारत में विकास का दो मुख्य मॉडल है, एक तो हो पूंजीवादी मॉडल और एक हो समाजवादी मॉडल। जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल हो और चलतो अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश में जिनमें निजी क्षेत्रीय भागीदारी बहुत ही ज्यादा ही। उन बाद में आप बात करिए अगर समाजवादी मॉडल तो समाजवादी मॉडल चलतो सोवियत संघ में और इनमें है जी को सरकार पूरे तरीकों बाजार ने नियंत्रित रखती। यानी सरकार इस कीमत तय करती वस्तुओं और किन प्रकारों वस्तु व्यापार वेला है सब है जिको सोवियत संघ में सरकार रे द्वारा नियंत्रित है तो या राज्य द्वारा नियंत्रित है तो भारत जिन टाइम आजाद हो उन टाइम दोनों मॉडल भारत हम ही हैं। तो भारत नेता विचार करियो कि अपन उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल अपनाना चाहिए या समाजवादी मॉडल। तो भारत है जी को कहीं करिया करे कि बीच रो रास्ता चुनिया करे और मिश्रित अर्थव्यवस्था रो रास्ता अपनाया करे। यानी कटी कटी पूंजीवादी मॉडल भी है और कटी कटी समाजवादी मॉडल भी है। उदाहरण के तौर में यदि केवल और केवल समाजवादी मॉडल है तो अपन तो अट शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार हाथ में रही होती। तो अट है जी को केवल और केवल सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल रहा होता। लेकिन अट है जी को पूंजीवादी मॉडल भी है तो अट अपन प्राइवेट स्कूल भी या करे और प्राइवेट हॉस्पिटल भी या करे। तो इन प्रकार कह सका कि अपन अट है जी को अर्थव्यवस्था का रूप है मिश्रित। यानी सरकारी भी जिम्मेदारी है और निजी क्षेत्र भी जिम्मेदारी है कि लोगों में बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवावे। अगलो प्रश्न है सुमेलित कीजिए। योजना आयोग इन स्थापना हुई थी 1950 महीने, नीति आयोग इन स्थापना हुई थी 2015 महीने और इन दोनों अध्यक्ष या करे प्राइम मिनिस्टर। उन बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना इन शुरुआत हुई थी 1951 में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन शुरुआत हुई थी 1956 महीने। तो सन याद रख लीजिए, एक नंबर सवाल अटू बन सके। अब इन बाद में है लघुतरात्मक प्रश्न और शुरुआत में आप पढ़िए तो इन बार परीक्षा में लघुतरात्मक प्रश्न नहीं आवेला तो फिर भी आप देख ला सवाल ने क्योंकि घनी बार इन बीच में एक नंबर सवाल वह पूछ लिया करे। तो सबों पहला सवाल है ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में समझाइए। तो ऑपरेशन फ्लड इन शुरुआत या करे 1970 महीने और ओ या करे एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी शुरुआत में पढ़िए तो नहीं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पिता। तो इन आप घनी बार ऑपरेशन फ्लड रो नाम भी दे दिया करा। तो ऑपरेशन फ्लड रे बारे में पूछे चाहे श्वेत क्रांति रे बारे में पूछे आपने हमेशा उत्तर देना है सही तरीकों। एन दोनों उद्देश्य या एन दोनों नाम हगी जाए तो एन उद्देश्य एक ही जो एन दोनों उद्देश्य हो दुग्ध उत्पादन। भारत में ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन करना और डेयरी कल्चर बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना था, ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना था और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध करवाना था।
इसमें दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन, विपणन का मतलब यह करें मार्केटिंग के एक राष्ट्रीय व्यापी तंत्र से जोड़ा गया। यह केवल डेयरी कार्यक्रम नहीं था बल्कि विकास का एक माध्यम था जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए। गुजरात का अमूल, अमूल का पूरा नाम यह है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका सबसे सफल उदाहरण है। इसमें लाखों किसान जुड़े और यह ग्रामीण समृद्धि का प्रतीक बन गया और वर्गीज कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। तो अपन एक नंबर सवाल यूं बन सके ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई क्रांति का ही एक अन्य नाम है। अगला सवाल है आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई दो प्रभाव बताइए और ये दोनों प्रभाव होना चाहिए सकारात्मक। तो हरित क्रांति रे वजह है जो भारत में ने खाद्यान्न उपलब्धता रे में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हैगी। यानी एक समय भारत में ऐसी स्थिति ही कि भारत है जो अनाज रे वास्ते दूसरा देशों में निर्भर हैगो, लेकिन हरित क्रांति रे वजह है जो भारत है जो खाद्यान्न रे मामला में आयात खाद्यान्न रे मामला में आत्मनिर्भर हैगो। यानी अब है जो भारत ने कोई दूसरे देश को सामान खाद्यान्न रो आयात करने की जरूरत नहीं है। उन बाद में इनो दूजो लाभ हो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। यानी जिका जिका राज्य में हरित क्रांति सही तरीके लागू हुई बूटेरा किसान है जो बहुत ही ज्यादा अमीर रहेगा और इन वजह है जो किसान री आय में भारी वृद्धि हुई है और खेती है जो एक लाभ रो सौदो बन गई। अगलो प्रश्न देखो। अगलो प्रश्न है बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी। तो आप पढ़िए तो कि भारतीय आजादी 3 साल पहला 1944 में भारत रा बड़ा बड़ा उद्योगपति JRD टाटा, GD बिड़ला ये सब है जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर है सब है जो मुंबई में एकजुट किया और भारतीय आर्थिक विकास वास्ते एक योजना तैयार करी जिन्हें आप कहीं क्या करा बॉम्बे प्लान। और इन्हीं मूल अवधारणा आ ही कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़नी है। उद्योगपति मांग रही थी कि सरकार ने खुद ने है को औद्योगिक विकास से वास्ते कहीं न कहीं कदम उठाना चाहिए। यह प्लान इस बात का सबूत था कि भारत में केवल वामपंथी ही नहीं बल्कि दक्षिणपंथी वर्ग भी नियोजन के पक्ष में था। यानी वामपंथी भी क्या होता है कि अपने विकास है जो योजना आधार में होना चाहिए, प्लान रे आधार में होना चाहिए और दक्षिणपंथी भी इन बात को समर्थन करता। यह भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की वैचारिक नींव का हिस्सा बना। यानी बॉम्बे प्लान रे वजह है जो भारत में ने अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था ने अपनाया करा, न कि अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने अपनावा और न ही समाजवादी ने, यानी इन दोनों रो मिक्सचर। अगलो प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए और इसकी किन्हीं 3 उपलब्धियों के बारे में बताइए। वो है अपना दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। इन बार इन सवाल नहीं आवेला आप पढ़ा इन वास्ते हाँ कि कोई एक नंबर सवाल इन बीच में नहीं पूछ रहे इन वास्ते। तो देख लो आप इन्हें। प्रथम पंचवर्षीय योजना इन शुरुआत थी 1951 में और इनो कार्यकाल हो 1951 ले 1956 तक। तो आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने विभाजन की विभीषिका, शरणार्थियों की समस्या और भीषण गरीबी की चुनौती थी। इसी संदर्भ में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई और इस योजना को तैयार करने में युवा अर्थशास्त्री केएन राज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका मानना था कि भारत को पहले 2 दशक में धीमी चाल से विकास करना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब देखो योजना की प्रमुख विशेषता और उपलब्धियां। सबों पहला कृषि पर सर्वोच्च प्राथमिकता। इस योजना में सबसे ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया। विभाजन के कारण उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया था जिससे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया। इसलिए योजनाकारों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने को सबसे ज्यादा जरूरी समझा। इन योजना के कारण है जो भारत में बांध और सिंचाई परियोजना ने बल मिलिया करे। कृषि विकास के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण थी और इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा, नागल बांध और हीराकुंड जैसे विशाल बांध बनाए गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई। यानी एक ऐसी योजना या परियोजना जिन उद्देश्य एक ज्यादा क्षेत्र में या करें उन्हापा क्या करें बहुउद्देशीय परियोजना। इन बांधों से न केवल सिंचाई की सुविधा मिली बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद मिली। अब उन बाद में भूमि सुधार योजना में यह स्वीकार किया गया कि देश की भूमि में वितरण का ढांचा असमान है जो विकास में बाधा है। इसलिए योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया ताकि जमीन का मालिकाना हक सही लोगों को मिले और कृषि उत्पादन बढ़े। यानी जिन टाइम भारत शुरुआत में आजाद हुए तो अधिकांश जमीन है जो जमींदार गढ़ ही और उनमें है जो दूजा लोग खेती करता तो किसान है जो बहुत फायदो नहीं मिलता। तो इन वास्ते सरकार है जो कहीं करियो कि जिकी जमीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में जमींदार गढ़ी ही तो जमींदार कह दियो कि आप एक इन निश्चित लिमिट ज्यादा जमीन नहीं रख सको और उन ज्यादा जमीन है जो आप लोगों ने दान रे रूप में दे दो। उन बाद में आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना फायदो राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊपर उठाना था। लोगों की बचत बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले और राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्ज की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक विकास की मजबूती से नींव रखी। इसने देश को भूखमरी के संकट से उबारने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया और भविष्य के नियोजित विकास का रोड मैप तैयार किया। तो अपन एगो पूरी पूरी चर्चा प्रथम पंचवर्षीय योजना बारह महीने। अगलो प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हेंगो पहला देख लो, द मिडिल पाथ या मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। स्वतंत्रता के समय पूरी दुनिया शीत युद्ध के कारण दो खेमों में बंटी हुई थी और विकास के भी दो ही प्रमुख मॉडल थे। पूंजीवादी मॉडल, जिसका समर्थन करता था अमेरिका और जिनमें निजी क्षेत्र प्रमुख हो, प्राइवेट सेक्टर आगे हो, और समाजवादी मॉडल और इनो समर्थन करते सोवियत संघ और जिनमें सब कुछ चीजें जिनको सरकार नियंत्रण में नहीं। भारत ने किसी एक मॉडल को पूरी तरह से अपनाने के बजाय दोनों के अच्छे तत्वों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना। यानी भारत है जो कोई विशेषता ले ली पूंजीवादी मॉडलों और कुछ विशेषता ले ली समाजवादी मॉडलों, और इन दोनों मिलान है जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था और मॉडल तैयार करियो। तो आगे देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। भारत क्षेत्र ने उन उद्योगों को अपने नियंत्रण में रखा जो देश की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी थे। यानी भारत सरकार ने फैक्ट्रियां आपने नियंत्रण में रखी जिको देश री सुरक्षा वास्ते जरूरी ही और बुनियादी ढांचा रे निर्माण रे वास्ते जरूरी ही, जैसे भारी उद्योग, इस्पात उद्योग, तेल उद्योग, कोयला उद्योग, रक्षा उत्पादन, रेलवे और बैंकिंग। ये सब तो ही सरकार रे नियंत्रण में, और बाकी लाली चीजें हैं जिको प्राइवेट यानी उद्योगपति राहत रमेनी, प्राइवेट सेक्टर राहत में। सरकार का मानना था कि निजी क्षेत्र के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इन बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सके और न ही इनका उद्देश्य समाज कल्याण का होता है। अब देखो निजी क्षेत्र की भूमिका। कृषि, व्यापार, छोटे तथा मध्यम उद्योगों को निजी हाथों में छोड़ दिया गया। यानी जिका छोटा और मध्यम उद्योग है तो छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर हाथ में, उद्योगपति हाथ में, और बड़ा उद्योग है जिको सरकार आप नियंत्रण में रहा गया। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के पास रहा। सरकार ने निजी क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म नहीं किया बल्कि उसके लाइसेंस, परमिट और कोटा के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया। यानी सरकार है जो लाइसेंस सिस्टम कर दियो, कोई भी उद्योगपति है जो बेईमानी नहीं कर सके, उद्योग मत किन प्रकार नियंत्रण रखना है, तो इन वास्ते है जो लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दियो। मध्यम वर्ग का प्रभाव। इस मॉडल की दोनों तरफ से आलोचना हुई। यानी वो जो मिश्रित मॉडल है कि इन है जो दक्षिणपंथी भी आलोचना करी और वामपंथी भी इन्हें आलोचना करी। दक्षिणपंथियों ने कहा कि लाइसेंस राज ने विकास को रोका और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और वही वामपंथियों ने कहा कि सरकार ने समाजवाद के नाम पर निजी क्षेत्र को ही फायदा पहुंचाया है और गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त योजनाएं या कदम नहीं उठाए हैं। उपलब्धि देखो, इन आलोचनाओं के बावजूद इस मध्यम वर्ग से भारत ने एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाया है और भारत को आर्थिक रूप से किसी एक महाशक्ति पर निर्भर होने से बचाया है और अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाने का मौका दिया है। यदि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाओ तो भारत ने आज भी है जिको अमेरिका के अनुसार चलना पड़ता हो। यदि भारत समाजवादी मॉडल अपनाओ तो भारत ने यूएसएसआर अनुसार चलना पड़ता हो। और भारत अपनायो बिचलो मॉडल तो भारत ने न तो अमेरिका री सलारी आवश्यकता पड़ी, न ही यूएसएसआर सलारी आवश्यकता पड़ी। निष्कर्ष, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की परिस्थितियों के अनुकूल और व्यवहारिक फैसला था जिसने लोकतंत्र और विकास को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। अगलो प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि का विकास विवाद चला था। इस विकास के संदर्भ में तर्क दीजिए और सवाल आयो 2023 महीने। तो कृषि बनाम उद्योग विवाद। नियोजित विकास के शुरुआती दौर में विशेषकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय यह विवाद गहरा गया कि देश के सीमित संसाधनों का उपयोग कृषि पर किया जाए या उद्योगों पर। यानी सरकार गडे जिको धन हो निवेश करने वास्ते तो उन धन ने आपने कृषि क्षेत्र में निवेश करना है या उद्योगों में निवेश करना है, इन लेन है जिको दोनों उद्योग बीच में एक प्रकार विवाद शुरू हो गए। तो उद्योग पक्ष में तर्क दिए तो पीसी महालनोबिस। अब इन बारे में देखो तो दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और योजनाकारों का मानना था कि गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए तेजी से औद्योगिकरण ही एकमात्र रास्ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण उद्योगों का अभाव माना गया, इसलिए इस्पात, बिजली, संचार और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया। उनका तर्क था कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमेशा पिछड़ी रहेगी जबकि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था देश को आधुनिक बनाएगी। तो इन वास्ते पीछे महालनोबिस की हो गए आप है जिको भारी उद्योग में ज्यादा निवेश करो, न कि कृषि क्षेत्र में।
कृषि रे पक्ष में तर्क दियो तो जेसी कुमारप्पा और ए हा गांधीवादी विचारधारा रा आदमी। तो जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिससे ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं ने कहा कि नियोजन से शहरी समृद्धि बढ़ रही है लेकिन ग्रामीण भारत पिछड़ रहा है। उनका तर्क था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक खेती समृद्धि नहीं होगी तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। यानी चौधरी चरण सिंह की हो कि भारी उद्योगों से ना तो फायदो हो रही है लेकिन गाँव ने कोई भी प्रकार फायदो नहीं है। आप यदि गाँव ने फायदो पहुंचाना चाहो तो आप है जो कृषि क्षेत्र में निवेश करो क्योंकि भारतीय आदमी ज्यादा आबादी है जो खेती मात्र निर्भर करे। यदि खेती है जो उन्नत हो जाए तो और उन लोगों है जो बहुत ज्यादा फायदो हो तो लोग भी समृद्ध हो जाए। उद्योगों पर अत्यधिक खर्च करने से कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ जिससे देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया और हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ा। यानी सरकार है जो ज्यादा धन खर्ची करियो उद्योगों में तो इन वजह है जो कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश नहीं कियो तो भारत में है जो अकाल रे टाइम में खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी हैगी और भारत ने है जो अनाज दूसरे देशों में मंगावना पड़ियो। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। बिना मजबूत कृषि आधार के उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा और बिना उद्योग ट्रैक्टर उर्वरक और बिजली के कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। अंततः भारत को दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अगला प्रश्न है हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति के दो सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करो। तो हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में जब भारत भीषण सूखे और खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था तो सरकार ने अपनी कृषि रणनीति में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने उन इलाकों में संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा पहले से मौजूद हो और इसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई तकनीक का एक साथ प्रयोग किया गया और इस प्रक्रिया से अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। अब इन्हें देखो सकारात्मक परिणाम। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता यानी भारत एक समय में जिको दूसरे देश अगडो अनाज रो आयात करतो वो खाद्यान्न के मामला में आत्मनिर्भर बन गो। भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और भारत खाद्य संकट से उबर गया और आत्मनिर्भर बन गया और सरकार के पास अनाज का सुरक्षित भंडार जमा हो गया जिससे अकाल के समय मदद मिली और सरकार दूसरे देशों को भी अनाजों का निर्यात कर सकती थी। दूसरा सकारात्मक प्रभाव किसानों की समृद्धि। इसका मुख्य लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला। उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने अपनी समृद्धि का उपयोग कृषि के आधुनिकीकरण में किया। वे राजनीतिक रूप से भी एक प्रभावशाली ताकत के रूप में उभरे। अब अपना पड़ा नकारात्मक परिणाम 12 महीने। क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का प्रभाव पूरे देश में समान नहीं था। यह केवल उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सीमित रही जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कई राज्य पिछड़ गए जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। ध्रुवीकरण और वर्ग भेद। इसने ग्रामीण समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। बड़े किसान जिनके पास जमीन और पैसा था को बहुत लाभ हुआ लेकिन छोटे किसान और खेतिहर मजदूर गरीब हो गए। इससे गांवों में तनाव बढ़ गया और वामपंथी आंदोलन को आधार मिला। निष्कर्ष, हरित क्रांति ने भारत की भूख की समस्या तो सुलझा दी लेकिन इसने सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता की नई चुनौती भी खड़ी कर दी। उन बाद में आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम हेंगू पहलो योजना आयोग मार्च 1950 में गठन और 2015 में नीति आयोग बन गो और इन अध्यक्ष आगे प्राइम मिनिस्टर। उन बाद में प्रथम योजना 1951 लेन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना और इन योजना का रहा KN राज और इनमें बल मिलियो तो कृषि और बांध क्षेत्र ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 लेन 1961 तक और इन योजना का रहा PC महालनोबिस और इनमें बल मिलियो तो भारी उद्योगा ने। उन बाद में है बॉम्बे प्लान। इन शुरुआत ये थी 1944 महीने और भारत बड़ा बड़ा उद्योगपति इकट्ठा है नियोजित विकास रो प्रस्ताव रखिए तो जेसी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्री और एक किताब लिखी थी जिनका नाम हो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इन हाथे वो पाठ है पूरा। उम्मीद है आपने पाठ पसंद आयो हो और मिला जल्द ही अगले वीडियो में।